लोकसभा में विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने प्रस्ताव को संसद के पटल पर रखा। विपक्ष ने स्पीकर पर सदन में बोलने नहीं देने और भेदभाव करने के आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा स्पीकर का व्यवहार निष्पक्ष नहीं है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, हम विपक्ष को हराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार को सच सुनना अच्छा नहीं लगता है और इसीलिए नेता विपक्ष जब भी बोलते हैं तो उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी सदन में सच बोलते हैं, इसीलिए सरकार को उनसे दिक्कत है। प्रियंका ने कहा राहुल गांधी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इस सरकार के सामने नहीं झुकते। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा प्रस्ताव किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम प्रस्ताव लाकर खुश नहीं है, लेकिन सदन की गरिमा की रक्षा के लिए प्रस्ताव लाना पड़ा। कांग्रेस सांसद ने कहा स्पीकर सरकार की नहीं पूरे सदन की आवाज है, उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए। स्पीकर के लिए पक्ष और विपक्ष समान होना चाहिए, नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन सदन में फिर से हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने जमकर बवाल काट दिया। एसआईआर के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब देने के लिए जैसे ही खड़े हुए वैसे ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। शिवराज ने पलटवार करते हुए कहा विपक्ष का तमाशा पूरा देश देख रहा है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया था। बीजेपी आरोप लगाती थी कि प्रोटेस्ट की प्लानिंग राहुल गांधी के घर पर हुई थी। अब राहुल ने एक बयान देकर इन आरोपों को कुछ हद तक साबित भी कर दिया। राहुल ने पहले यूथ कांग्रेस को बब्बर शेर कहा था और अब उन्होंने कहा कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस वालों ने अपना काम कर दिया। महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने काम तमाम कर दिया। एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की शाबाशी मिलने पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी की तुलना गद्दार से कर दी। संबित पात्रा ने कहा जब राहुल काम तमाम करने की बातें कर रहे थे तब देश उनके चेहरे पर मीर जाफर की मुस्कान देख रहा था। सिर्फ गद्दार को ही अपने देश को गिरते हुए देखकर खुशी होती है। अब ये साबित हुआ कि राहुल गांधी भारत को अपमानित और बदनाम करने की योजना के आर्किटेक्ट, योजनाकार और उसके कर्ता धर्ता हैं। तृणमूल देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है इसके लिए टीएमसी ने इंडी गठबंधन के साथियों से बात की है और गठबंधन में सहमति भी बन गई। टीएमसी महाभियोग के प्रस्ताव की ड्राफ्टिंग कर रही है। आपको बता दें सीसी इस वक्त बंगाल दौरे पर है। हावड़ा में टीएमसी ने आज काफिले पर उनके काले झंडे दिखाए और कल भी सीसी को कालीघाट मंदिर के बाहर काले झंडे दिखाए गए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। सीईसी ने कहा कि बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की प्राथमिकता है। एसआईआर पर जारी विवाद को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एसआईआर का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि वोटर लिस्ट शुद्ध हो और पात्र वोटर्स को सूची में अपना नाम मिल जाए। सीईसी ने आश्वासन दिया एसआईआर में किसी भी पात्र वोटर्स का नाम नहीं कटेगा। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर देश में दिखने लगा है। देश के बड़े शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत हो गई। मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक होटल रेस्टोरेंट के मालिक परेशान हो गए। गैस सप्लाई न होने की वजह से रेस्टोरेंट बंद हैं या तो बंद होने की कगार पर हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी सप्लाई कम हो गई है। होटल मालिक एसोसिएशन के मुताबिक मुंबई में 20% होटल फिलहाल बंद हो गए। कुछ दिन तक अगर ऐसी स्थिति रही तो 4 से 5 हजार होटल्स बंद हो सकते हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रीफिल बुकिंग को लेकर केंद्र सरकार ने नियम बदले हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को 60 रुपए बढ़ा दिया गया था। अब सरकार ने कहा कस्टमर एक सिलेंडर की डिलीवरी होने के बाद 25 दिन के बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक कर पाएंगे। शुक्रवार को गैस कंपनियों ने समय सीमा 21 दिन की थी। देश में पहले रीफिल बुकिंग को लेकर कोई नियम नहीं था। वहीं सरकार ने गैस की कमी ना हो और गैस की जमाखोरी को रोकने के लिए कदम उठाया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिफाइनरीज को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि एलपीजी की किल्लत से लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है जो होटल, रेस्टोरेंट में एलपीजी की जरूरतों की जांच करेगी और उन्हें एलपीजी उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। तेल और गैस संकट को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने साफ कह दिया सरकार स्टॉक को लेकर देश की जनता को गुमराह कर रही है। सरकार की नीतियों से देश को नुकसान हो रहा है। वहीं जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने राज्य में पेट्रोल पंप से लेकर गैस एजेंसियों में लंबी कतार देखने को लेकर कहा सरकार नीति अपने स्पष्ट करे। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के चलते दुनिया भर में तेल संकट गहरा गया है।
कच्चे तेल के दाम में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई। इसी बीच ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकाया है। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर ईरान ने तेल आपूर्ति को रोकने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल टैंकर्स को नहीं निकलने दिया तो अमेरिकी सेना तेल टैंकर्स को निकालेगी। ईरान पर अभी हमलों से 20 गुना ज्यादा भयानक हमले होंगे। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की धमकी का जवाब ईरान ने भी दिया। ईरान ने कहा, हम देश के दुश्मनों को तबाह कर देंगे। युद्ध कब खत्म करना है ये भी हम तय करेंगे, ना कि अमेरिका। ईरान ने कहा, हम 10 साल तक युद्ध लड़ सकते थे। साथ ही अमेरिका को चुनौती देते हुए ईरान ने कहा, हॉर्मुज से 1 लीटर तेल भी एक्सपोर्ट नहीं होगा। हम अपने दुश्मनों के खिलाफ पीछे नहीं हटेंगे। ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में गिरावट दिखाई दे रही है। मंगलवार को एशिया में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 8.5% गिर गई, जिसके बाद प्रति बैरल की कीमत 92 रुपये 50 पैसे पर आ गई। वहीं अमेरिकी तेल की कीमत $88.60 पर आ गई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध को जल्द खत्म करने वाले बयान के बाद से कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। पिछले कई दिनों से कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव का असर तेल पर भी नजर आ रहा है। युद्ध के 11वें दिन भी ईरान पर अमेरिका और इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। चारों तरफ से बमबारी हो रही है। तेहरान में इजरायल ने न्यूक्लियर लैब पर अटैक किया। करज में अमेरिका ने भीषण बमबारी की। यूएस फोर्स ने तेहरान में एक नए तरह के बम से अटैक किया। बमबारी के बाद आसमान में नीली रोशनी निकली। रात में दिन जैसा मंजर नजर आया। उधर इजरायल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी लगातार हमले जारी हैं। युद्ध में ईरान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इजरायल समेत खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। ईरान फोर्स ने इजरायल पर क्लस्टर वॉरहेड मिसाइल से अटैक किया है। रमल्लाह में इजरायली फोर्स के ठिकानों को टारगेट किया। तेल अवीव में ईरान लगातार मिसाइलें दाग रहा है। कतर, कुवैत, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर भी ईरान निशाना बना रहा है। बहरीन में उस होटल में भी ईरान ने अटैक किया जिसमें अमेरिकी अधिकारी ठहरे थे। वहीं जंग के बीच ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है। IRGC की तरफ से कहा गया कि अब ईरान 1 टन से ज्यादा वॉरहेड वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। ईरान ने कहा, दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। आपको बता दें, अब तक 1 टन से कम वॉरहेड की मिसाइलों ने इजरायल में काफी नुकसान किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो इजरायल में भारी नुकसान हो सकता है और तबाही का स्तर बढ़ सकता है। T20 चैंपियन टीम इंडिया के लिए बीसीसीआई ने 131 करोड़ रुपए की इनामी राशि का ऐलान किया। ये राशि टीम के खिलाड़ियों के साथ कोचिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, चयनकर्ताओं के बीच भी बटेगी। आईसीसी ने विश्व विजेता टीम के लिए 27.48 करोड़ रुपए की इनामी राशि का ऐलान किया। आपको बता दें, T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 95 रनों से हराया था। भारतीय टीम तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप विनर बनी है। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। भारतीय टीम के 4 खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या को टीम में जगह मिली है। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को टीम का ओपनर बनाया गया है, जबकि टीम की कप्तानी साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम को सौंपी गई। जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी और वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर भी टीम में शामिल हैं। भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज कुलदीप यादव शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। कुलदीप अपनी बचपन की दोस्त वंशिका के साथ 14 मार्च को फेरे लेंगे। दोनों उत्तराखंड के मसूरी में शादी करेंगे। वहीं 17 मार्च को लखनऊ के द सेंट्रम होटल में ग्रैंड रिसेप्शन होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी शादी का न्योता दिया गया है। कुलदीप और वंशिका ने पिछले साल 4 जून को सगाई की थी।